हेलो बच्चों, मैं उषा गंदोड़िया महर्षि शिक्षा सदन से व्यवसायिक प्रबंध के लिए आज जो हमारा पिछला जो टॉपिक रह गया मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल, हमने 10 पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक 4 और बाकी है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। अगला है हमारा समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। यानी प्रत्येक एम्प्लॉयर, संस्था के अंतर्गत जितने भी स्टाफ है, कर्मचारी, एम्प्लॉयर काम करने वाले हैं, उनके बीच में क्या होना चाहिए? इक्वल होना, सबके साथ इक्वल व्यवहार करना चाहिए। जस्टिस और काइंडनेस जैसा उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। न्याय और उदारता क्या व्यवहार उनके साथ करना चाहिए, जिसका रिजल्ट क्या होगा? वह उसके इंक्रीज ओवर वर्किंग, उसके कार्य में वृद्धि होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा और वह संस्था में पूरी लगन से क्या करेगा? कार्य करेगा। यानी सभी के साथ कैसा करना चाहिए? इक्वल व्यवहार करना चाहिए, ताकि वह उनके आपस में, कर्मचारियों में क्रॉस की स्थिति उत्पन्न हो, टकराव की स्थिति उत्पन्न हो, तो वह कहलाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, समानता का सिद्धांत। अगला है हमारा कार्यकाल में स्थिरता, कर्मचारियों की कार्यकाल में स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। यानी जहां एम्प्लॉयर काम कर रहा है वहां पर उसके टेन्योर में क्या होनी चाहिए? स्टेबिलिटी होनी आवश्यक, स्थिरता होनी आवश्यक है। ऐसा नहीं कि उसने 1 ईयर काम किया, 2 ईयर काम करा और उसके बाद उसे निकाल दिया या उसे छोड़ के चला गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ना तो एम्प्लॉयर को फायदा है, ना ही ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट है, दोनों को क्या होगा? लॉस होगा। तो ऐसी स्थिति में बनाए रखने के लिए उसमें क्या करना चाहिए? उसकी स्टेबिलिटी बनाए रखनी चाहिए, उसके कार्यकाल में स्थिरता बनाए रखनी चाहिए, ताकि वह उस संस्था को समझ सके और उसमें अपना कार्य पूरी रूप से कर सके। अगला है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत का अर्थ होता है, इसमें क्या होता है? टू इनिशिएट, यानी कर्मचारी को क्या करना चाहिए? इनिशिएट करना चाहिए, पहल करने की क्षमता उन्हें प्रदान करनी चाहिए। एक मैनेजमेंट का कर्तव्य होता है, एक मैनेजमेंट का लाइबिलिटीज होता है कि वो उसे राइट्स दे, तथा साथ ही साथ अनुशासन, डिसिप्लिन रखते हुए उसे क्या करना चाहिए? टू इनिशिएट करना चाहिए, उसे प्रेरित करना चाहिए, पहल करना चाहिए, चाहे वो सुझाव हो या फिर अन्य किसी प्रकार के कोई भी सोल्यूशन हो, उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? इन्वाइट करना चाहिए, तो ताकि वह क्या होगा? इनिशिएट होगा, प्रभावित होगा और वह उस कार्य को बहुत अधिक ढंग से पूरा कर सकेगा। अगला है सहयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। यानी किस सबके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? टीम भावना का, सबके साथ टीम स्पिरिट करना चाहिए, यानी स्टैंड इन यूनिटी, एकता में ही संगठन है जैसी नीति को ध्यान में रखकर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत क्या करना चाहिए? कार्य करना चाहिए। सहयोग की भावना, टीम की भावना होनी चाहिए, ताकि व्यक्ति क्या कर सकता है? वह प्रबंधकों के अंडर में रहकर क्या कर सकता है? वह सारा कार्य कर सकता है। यदि एक प्रबंधक अपने स्टाफ के प्रति टीम भावना का ध्यान नहीं रखेगा, तो ऐसी स्थिति में सारे स्टाफ क्या हो जाएंगे? उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां पर क्या होता है? प्रॉफिट ना होकर वहां पर क्या होता है? लॉस की संभावना रहती है। इसलिए संगठन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत टीम भावना होना आवश्यक है। अगला है हमारा प्रबंध के क्षेत्र में, प्रबंध में हेनरी फ्योल का कंट्रीब्यूशन यानी योगदान क्या रहा? हमने पहले बताया था कि हेनरी फ्योल को क्या आधुनिक क्रियात्मक क्षेत्र का जनक माना है। इसने 14 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है और इसने कहाँ काम करा? वर्क काम किया इसने फ्रांस की एक कंपनी में काम करा और 1960 में फ्रांसीसी भाषा में एक बुक लिखी थी, इसने एक बुक लिखी थी, तथा उसके बाद उन्होंने इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में 6 कैटेगरी में डिवाइड। आगे हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज होती है, उस एक्टिविटीज को हेनरी फ्योल ने 6 कैटेगरी में डिवाइड करा है। पहला है टेक्निकल, दूसरा है कॉमर्शियल, तीसरा है फाइनेंशियल, फिर चौथा है प्रोटेक्टिव और पांचवा है
अकाउंटेंटिंग और छठा है मैनेजरल। इन 6 भागों में डिवाइड है, यानी तकनीकी क्रियाएं, वाणिज्यिक क्रियाएं और वित्तीय क्रियाएं, प्रोडक्टिव सुरक्षात्मक क्रियाएं, लेखांकन क्रियाएं, मैनेजरल क्रियाएं, प्रबंधकीय क्रियाएं। 6 भागों में 6 कैटेगरी में इसको विभक्त किया, विभाजित किया। इसमें क्या होता है, टेक्निकल में क्या होता है, इसमें प्रोडक्ट जो हम उत्पादन कर रहे हैं उस संबंधी सभी एक्टिविटीज को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। वाणिज्य के अंतर्गत किसको किया जाता है, सेल्स को किया जाता है, तो एक परचेज को और एक एक्सचेंज को, यानी क्रय विक्रय और विनिमय को, इस एक्टिविटीज जितनी भी होती है वो किसके अंदर, कॉमर्शियल एक्टिविटीज के अंतर्गत शामिल की जाती है। फाइनेंशियल में क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल की प्राप्ति तथा यूज, उसका यूज किस प्रकार से किया जाता है, वो कौन सी क्रिया में होती है, फाइनेंशियल कैटेगरी के एक्टिविटीज के अंतर्गत की जाती है। फिर प्रोडक्ट में क्या होता है, सुरक्षात्मक क्रियाओं में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस जो भी होती है, माल संपत्ति तथा प्रॉपर्टी, माल और प्रॉपर्टी संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित क्या किया जाता है, एक्टिविटी जो भी होती है उसको हम कहते हैं सुरक्षात्मक। फिर अकाउंटिंग में अंतर्गत, लेखांकन के अंतर्गत क्या किया जाए, स्टॉक है आपका, जो चिट्ठा होते हैं उस संबंधी जितनी भी क्रियाएं होती है वो इस लेखांकन के अंतर्गत की जाती है। मैनेजरल के अंतर्गत आपके जो मैंने प्रबंध के जो कार्य बताए थे, ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग है, डिसीजन है, कंट्रोलिंग है, डायरेक्शन है, डिसीजन है, इन सभी क्रियाओं को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है मैनेजर प्रबंध की क्रियाओं के अंतर्गत। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो प्रबंध हेनरी फ्यूल है उन्होंने किसको इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ही सारे अपने विचार, अपने थॉट प्रस्तुत किए। उस थॉट के आधार पर उन्होंने जो इस कैटेगरी के आधार पर उसने जो थॉट बताए हैं, जो विचार प्रस्तुत किए हैं, वह तीन है। पहला है मैनेजरल एबिलिटी एंड ट्रेनिंग, सेकंड है प्रबंध की योग्यता एवं शिक्षण, सेकंड है प्रबंध के तत्व और थर्ड है प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रबंध की एबिलिटी के अंतर्गत क्या होता है या ट्रेनिंग के अंतर्गत क्या होता है, 6 विशेषताएं होती है, उनको ध्यान में रखना पड़ता है। पहला है शारीरिक, फिजिकल कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। दूसरा है मानसिक, मेंटल रूप से कैसा होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। फ्यूचर, सदाचार होना चाहिए। सदाचार का मतलब वो सदाचार का गुण होना चाहिए। निष्ठा, जिसको हम कहते हैं गौरववान, ईमानदारी आदि का प्रयोग करना चाहिए। शैक्षणिक, एजुकेशनल होना चाहिए, यानी उसकी योग्यता होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, वो किस चीज में एबिलिटी है, किस कार्य में विशेष उसको एबिलिटी मिली हुई है। एक्सपीरियंस यानी अनुभव, उसे अनुभव कार्य करने का, वर्क करने का कितना उसे एक्सपीरियंस है, उसको दर्शाया जाता है। और टेक्निकल के अंतर्गत क्या किया जाता है, कार्य से संबंधित जितनी भी बातें होती हैं टेक्नोलॉजी संबंधी, उन बातों को इसके अंतर्गत दर्शाया जाता है। प्रबंध के तत्व, अब प्रबंध के तत्व मैंने आपको वही बताया थे, मैनेजर क्रियाएं जो आती है सारी, प्लानिंग आता है इसके अंतर्गत, ऑर्गेनाइजेशन आता है, जो 6 प्रबंध के कार्य बताए थे मैंने प्रबंध के, वो आगे और संगठन, नियोजन, नियंत्रण, समन्वय और अभिप्रेरण। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, डिसीजन और कंट्रोल, ये सभी प्रबंध के तत्व है। वो सारे तत्व मैंने पढ़ा दिए, उसके अंदर इसका वर्णन आपको करना है कि प्रबंध का मुख्य कार्य कौन सा होता है, प्राथमिक कार्य कौन सा है, प्लानिंग होता है। जब तक प्लानिंग नहीं होगी, ऑर्गेनाइजेशन की तैयारी नहीं की जाएगी, किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा, किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं होगा जब तक हम प्लानिंग तैयार नहीं करेंगे। उसी के बाद सारे हमारे जो प्रबंध के कार्य हैं वह सभी कार्य क्या होंगे, किए जाएंगे। फिर है प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। 14 सिद्धांत मैंने आपको पहले बताए थे, वो सारे 14 सिद्धांत हेनरी फ्यूल द्वारा प्रतिपादित है। इस सिद्धांत के अंतर्गत इसमें हेनरी फ्यूल ने जितने भी संस्था के अंतर्गत समस्या होती है उन समस्याओं को हल करने के लिए क्या बताया, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रबंध के सिद्धांतों का प्रादुर्भाव किया। उसी ने कहा कि जितनी भी संस्था के अंतर्गत समस्याएं होगी उन समस्याओं को इस सिद्धांत के माध्यम से क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा और संस्था में क्या प्राप्त किया जाएगा, प्रॉफिट
प्राप्त किया जाएगा। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि प्रबंध के सिद्धांतों का वर्णन करिए तथा प्रबंध को इंडस्ट्रियल एरिया के अनुसार कितनी कैटेगरी जो एक्टिविटीज है वो कितनी कैटेगरी में बांटा गया। सेकंड क्वेश्चन, उनके नाम बताइए। तीसरा, प्रबंध की क्रियाओं के संदर्भ में प्रबंध ने जो विचार प्रस्तुत किया उद्योग इंडस्ट्रियल एरिया के अंतर्गत जो थॉट बताए हैं उन तीनों थॉटों का इसके अंतर्गत आपको विचारों का वर्णन करते हुए प्रश्न करना है। तो आपका यहाँ हो गया प्रबंध के सिद्धांत कंप्लीट हो गया। अगला जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में हम समझेंगे।